नमस्कार दोस्तों। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की इस स्पेशल सीरीज़ में आपका स्वागत है, जिसमें हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो हम इससे पहले पढ़ चुके हैं कि किस तरीके से सन 1600 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है और वह 1608 में किस तरीके से भारत में ट्रेड करने के लिए आती है और जहांगीर की परमिशन से उन्होंने अपनी पहली कोठी सूरत में स्थापित की और 1765 में उन्हें दीवानी अधिकार मिल गया और 1858 आते आते ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का समापन होता है और भारत में ब्रिटेन का डायरेक्ट कंट्रोल स्थापित होता है। तो उसके पहले एक जो क्रमबद्ध सिलसिला चलता है उसमें सबसे महत्वपूर्ण था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, जो कि उसके कुछ ही वर्ष पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपने आप को बैंकक्रप्ट घोषित कर देती है। तो अब ब्रिटेन की गवर्नमेंट कहती है कि हमको आप पे कंट्रोल स्थापित करना है। उसी में एक होता है और भारत के पहले जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल होते हैं, क्योंकि अभी तक नहीं बल्कि बंगाल के पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल होते हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाएं तो 1784 में पीट्स इंडिया एक्ट आता है, जो कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में हुई कुछ खामियों को सुधार करने के लिए आता है। फिर उसके बाद आता है 1833 का चार्टर। इसके द्वारा जो बंगाल के गवर्नर जनरल हैं अब उनको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है और लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के पहले गवर्नर जनरल बनते हैं। इसी क्रम में 1853 का चार्टर आता है। फिर उसके बाद 1858 का चार्टर आता है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है क्योंकि 1857 में रिवोल्ट होता है, 1857 की क्रांति होती है। उसके बाद अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में पूरा खेल समाप्त होता है। अब यहाँ पे नेतृत्व में डायरेक्ट आ जाता है ब्रिटेन का पार्लियामेंट। ब्रिटेन की सत्ता सीधे आके भारत के साथ अब व्यापार करेगी या फिर भारत पे कंट्रोल स्थापित करेगी। तो ये महत्वपूर्ण एक्ट। तो 1861 का एक्ट आता है, जिसमें कुछ और बातें की गई, किस तरीके से लेजिस्लेटिव और वायसराय की शक्तियों का थोड़ा निर्धारण किया गया। एक्चुअली 1858 का जो एक्ट आता है तो अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का जो पोस्ट होता है उसे वायसराय के पोस्ट से बदल दिया जाता है। वायसराय यानी कि जो महारानी का प्रतिनिधित्व कर रहा हो। और फिर उसके बाद 1852 का इंडियन काउंसिल एक्ट आता है, जिसे हम पढ़ चुके हैं। और अब हम बात करेंगे इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 की। 1909 यानी कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 को एक और नाम से भी हम जानते हैं। तो उसका नाम क्या है? उसका नाम है मॉर्ले मिंटो सुधार। तो मार्ले मिंटो एक्चुअली जो लॉर्ड मार्ले थे वो इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे और जो मिंटो थे वो भारत में वायसराय थे। तो इन्हीं दोनों के नाम पे मार्ले मिंटो सुधार नाम दिया गया इसका। तो मार्ले मिंटो सुधार या फिर 1909 के इस एक्ट को हम बात करने से पहले इसके पहले क्या घटनाएं हुई और ये एक्ट क्यों आया, इन सब के बारे में बात कर लेते हैं। एक्चुअली आप इससे पहले एक बात और पढ़ चुके होंगे कि 1885 में किस तरीके से इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हो जाती है और अब वह डायरेक्ट जनता से जुड़ी रहती है और जनता से कुछ सवाल उठाती है। और जब 1885 में आईएनसी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना होती है तब भारत के जो वायसराय होते हैं वो डफलिन होते हैं। अब क्या होता है इसके बाद अगर हम देखें तो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन एक्ट 1899 में जो आता है, इसमें कहा जाता है कि कलकत्ता के जो कॉरपोरेशन में जो भारतीयों की संख्या है उसको काफ़ी हद तक लिमिटेड कर दी जाती है। इसके अलावा जो यूनिवर्सिटी एक्ट यानी कि विश्वविद्यालय एक्ट आता है, कब आता है ये? 1904 में। इसके द्वारा जो यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई रहती है अब उसकी स्वायत्तता जो है काफ़ी हद तक कम कर दी जाती है और ब्रिटिश सरकार का जो है हस्तक्षेप इसमें काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। इसके अलावा अगर देखें तो एक महत्वपूर्ण घटना होती है इसके एक ही साल बाद, कब? 5 में 1905 में एक घटना होती है। ये घटना थी बंगाल का विभाजन हो जाता है, जो कि उस वक्त पूरा स्वतंत्रता संग्राम का केंद्र बना हुआ था। तो उसका विभाजन हो जाता है यानी कि नेशनल मूवमेंट का पूरा एक केंद्र था बंगाल, उसका विभाजन कर दिया जाता है। उसका विभाजन करने के पीछे जो ब्रिटिशर्स अपना रीज़न देते हैं वो था ये कि बंगाल चूँकि काफ़ी बड़ा प्रोविंस था तो उस पर कंट्रोल करना आसान नहीं हो रहा था, तो सुरक्षा की दृष्टि से बंगाल का विभाजन किया गया। लेकिन ऐसा सच नहीं था। सच ये था कि वहाँ पे बंगाल एक नेशनल मूवमेंट का पूरा एक केंद्र बना था। उसको ख़त्म करने के लिए या फिर उसमें मतभेद बनाने के लिए ये एक्ट मतलब बंगाल का विभाजन किया गया। और इन सब में अभी तक जो था कांग्रेस, आईएनसी कांग्रेस जो डफलिन के समय पे बना था 1885 में, उसमें अभी तक नरम दल के लोगों का एक बोलबाला था। तो ये अभी तक क्या करते थे, अगर कुछ कमी रहती थी तो एक पत्र के लिख के बोलते थे कि आप इसको परिवर्तन करिए। और ब्रिटेन कोई यहाँ पे परोपकारी कार्य करने तो आया नहीं है कि आप बोलेंगे जो वो ये मान लेंगे। तो फिर भी जो नरम दल के नेता थे वो काफ़ी सहज थे। लेकिन जिस तरीके से ये सब हो रहा था यानी कि बंगाल का विभाजन कर दिया गया, यूनिवर्सिटीज़ पे कंट्रोल स्थापित किया गया और कॉरपोरेशन पे काफ़ी कम कर दिया गया संख्या। तो जब बंगाल का विभाजन हुआ तो नरम दल के नेताओं का कहना था कि बंगाल का विभाजन हुआ तो इस टॉपिक को हम बंगाल में ही क्यों न रखें, इसको पूरे नेशनल लेवल पे क्यों लेके जाएं। लेकिन
जो उस वक्त के जो गरम दल के नेता थे उनका कहना था बंगाल विभाजन सिर्फ बंगाल में न रह के अब इसको पूरे देश स्तर पे यानी कि राष्ट्रीय लेवल पे इसको बनाया जाए। तो इसको लेकर थोड़ा सा मतभेद हो गया था। इसी का परिणाम था कि आगे के वर्षों में यानी कि 1907 आते आते कांग्रेस दो हिस्सों में विभाजित भी हो चुकी थी। जो गरम दल और नरम दल के नेताओं में विभाजन हो चुका था। उसके अलावा एक और बात करें तो जो बंगाल में सबसे अधिक अच्छा कार्य हुआ उसमें ये था कि हिंदू मुस्लिम की यूनिटी काफ़ी ज़्यादा थी। ये ब्रिटिशर्स को अच्छी नहीं लग रही थी और इसको ख़त्म करने के लिए उन्होंने क्या किया, इसको ख़त्म करने के लिए उन्होंने काफ़ी हद तक प्रयास किए। उसी में अगर एक देखें तो मुस्लिम लीग का गठन जो हुआ आगा खां के नेतृत्व में, वो मिंटो से जाके शिमला में जो मिलते हैं 1906 में, तो उसमें मुस्लिम लीग की स्थापना होती है और उनको एक अलग निर्वाचन क्षेत्र देने की बात भी की जाती है। और उसके अलावा हम देख ही चुके हैं कि 1907 में सूरत में भारत INC का विभाजन हो जाता है। इसके अलावा अगर हम थोड़ा सा और पहले जाएँ तो 1896-97 में भारत में एक भयंकर अकाल पड़ा था। तो इसमें लोगों की ये थी कि ब्रिटेन थोड़ा मदद करेगा हमारा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो इसको लेके थोड़ा-सा और लोगों में गुस्सा पहले से ही था और ये लगातार क्रमबद्ध तरीके से जिस तरीके से ये घटनाएँ हो रही हैं, जन आक्रोश में, जनभाव में एक आक्रोश भर जाता है सीधे ब्रिटेन के नेतृत्व में, ब्रिटेन सत्ता के नेतृत्व के सत्ता में। तो इन सबको दूर करने के लिए, इन्हीं सबको कमियों को दूर करने के लिए 1909 में इंडियन काउंसिल एक्ट आता है। तो इसके जो सबसे मुख्य कार्य थे, तो एक्चुअली अरुंडले समिति का गठन किया जाता है और उसके सुझावों पर भारत के सचिव मार्ले और वायसराय मिंटो ने ब्रिटिश सरकार को एक अधिनियम पारित करके कहा कि उनके सुझावों को माना जाए और कुछ चेंजेस किया जाए। तो अगर इसमें सबसे महत्वपूर्ण अगर चेंज देखें तो एक एक करके अगर हम बात करें तो इस एक्ट में कहा गया कि केंद्रीय और प्रांतीय विधायी परिषद का विस्तार किया गया और प्रांतीय परिषद, जो प्रांतीय परिषद था प्रोविंस लेवल पे, उसमें गैर सरकारी सदस्यों को बहुमत दिया गया। जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल था उसमें जो 16 सदस्य थे उनकी संख्या बढ़ा के अब 60 कर दी गई और जो प्रोविंसेस यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल थी बंगाल, मद्रास और बॉम्बे में, वहाँ पे इसके अलावा अगर यूनाइटेड प्रोविंस है इसकी भी बात कर ले तो यहाँ पे हर एक में 50-50 मेंबर्स की संख्या बढ़ा दी गई। इसके अलावा लेजिस्लेटिव काउंसिल जो पंजाब का था, बर्मा का था, असम का था, उसमें भी 30-30 सदस्यों को बढ़ा दिया गया, हर एक में 30-30। यानी कि आप देख रहे हैं कि किस तरीके से मेंबर्स की संख्या धीरे धीरे बढ़ रही थी। इसके अलावा वायसराय की कार्यकारिणी में पहले भारतीय का जो सिलेक्शन हुआ वो थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। इसके अलावा भी अगर देखें तो एक्चुअली ये क्यों हो रहा है, क्योंकि अब कांग्रेस में जो गरम दल के नेता हैं उन पे तो कंट्रोल पाना मुश्किल है, लेकिन हाँ नरम दल के जो नेता हैं उन पे कंट्रोल पाने के लिए धीरे धीरे उनकी कुछ मांगों को माना जा रहा है। तो इनका मेन मसला है कि भारत में नरम दल और साथ साथ मुस्लिमों को अपनी ओर मिला लिया जाए। गरम दल को मिलाना इम्पॉसिबल है और चूंकि मुस्लिम लीग जो है जो 1906 में बनी वो मुसलमानों का नेतृत्व कर रही थी और INC इंडियन नेशनल कांग्रेस जो था वो, ऐसा ब्रिटिशर्स का मानना था कि वो हिंदुओं का नेतृत्व कर रही है। तो हिंदुओं का नेतृत्व INC और मुस्लिम लीग मुसलमानों का नेतृत्व कर रही थी। इस तरीके से दोनों पे बराबर कंट्रोल पाने की एक ये जो इनकी मंशा थी ये भी थी। इसके अलावा भारत सचिव के जो परिषद थे उसमें भी कुछ भारतीयों को जोड़ा गया। इसमें दो भारतीयों को जोड़ा गया, एक थे KG गुप्ता और दूसरे सैयद हुसैन थे। इसके अलावा अगर देखें तो सांप्रदायिक आधार पर मुसलमानों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र प्रदान किया गया। तो ये पहला ऐसा मसला था कि जब मुसलमानों को एक पृथक निर्वाचन प्रदान कर दिया गया। अर्थात अगर मान लीजिए एक कोई क्षेत्र है, मान लेते हैं इतने सारे लोग रहते हैं, अब इसमें से A नाम का व्यक्ति और B नाम का व्यक्ति चुनाव के लिए खड़ा हुआ है। एक्चुअली जब इसको पहले से ही मुस्लिम पृथक निर्वाचन क्षेत्र कर दिया गया है तो चुनाव के लिए सिर्फ मुस्लिम ही उम्मीदवार खड़े होंगे और जो मुस्लिम है सिर्फ वही वोट भी दे पाएंगे, अदर जो लोग हैं वो वोट भी नहीं दे पाएंगे। तो ये काफ़ी गलत था, लेकिन इसको किया गया और भारतीय सदस्यों को विभिन्न मुद्दों पे चर्चा का अधिकार दे दिया गया। और अभी तक जो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन यानी कि पूरक प्रश्न का अधिकार नहीं मिला था, अब पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार मिल गया। उसके अलावा बजट पर चर्चा करने का अधिकार मिल गया था, लेकिन जो मत था वो देने का अधिकार नहीं मिला गया था। तो अगर हम देखें जो मिंटो थे, मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक भी कहा जाता है भारत में, क्योंकि उन्होंने ही इसकी शुरुआत की थी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो चुनाव प्रणाली में, भारत में चुनाव प्रणाली का जो सिद्धांत है उसको पहली बार मान्यता मिली। इसके अलावा था कि गवर्नर के कार्यकारी परिषद में पहली बार भारतीयों को प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला था। इसके
सरकार इन सुधारों द्वारा नरमपंथियों और मुसलमानों को लालच देकर राष्ट्रवाद के उफान को रोकना चाहती थी। सरकार ने मुस्लिम लीग और नरमपंथियों के तुष्टीकरण को राष्ट्रवाद के विरुद्ध मजबूत हथियार के तौर पे आजमाना चाहा और इसमें वो कुछ हद तक सफल भी हुए थे। 1919 के सुधार से जनता को नाम मात्र के सुधार ही प्राप्त हुए थे। इसमें सबसे बड़ी विडंबना यह थी कि शासन का देखे पढ़े और समझे कि 1919 का जो ये काउंसिल एक्ट था ये किस तरीके से कुछ हद तक सही भी था और कुछ हद तक गलत भी था, क्योंकि अब भारतीयों को वायसराय के परिषद में सम्मिलित किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे कुछ गलत कदम भी उठाए गए, जैसे कि अलग निर्वाचन मंडल का गठन जो किया गया, ये कुछ गलत कदम थे। इसी क्रम में हम अगले लेक्चर में बात करेंगे 1919। तो इस तरीके से हमारा इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 समाप्त होता है। एक्चुअली मैंने 1892 के इंडियन काउंसिल एक्ट को कवर नहीं किया था, क्योंकि ये एक्ट भारत के संविधान निर्माण के दृष्टिकोण से उतना इम्पोर्टेंट रोल प्ले नहीं करता है, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये इम्पोर्टेंट है, जो हिस्ट्री के स्टूडेंट है, जो हिस्ट्री से रिलेटेड नॉलेज लेना चाहते हैं, उनके लिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 1892 के जो इंडियन काउंसिल एक्ट है, इसी के द्वारा अब ICS इंडियन सिविल सर्विस का एग्ज़ाम जो ब्रिटेन में हो रहा था, अब ब्रिटेन के अलावा भारत में भी होने लगा था। क्योंकि इसके पहले अगर हम बात करें तो 1857 में जो 3 प्रमुख यूनिवर्सिटीज़ विश्वविद्यालय कलकत्ता में, बम्बई में और मद्रास में जो बने थे, अब उसकी वजह से शिक्षा का प्रसार काफ़ी होने लगा था। तो अब राष्ट्र की भावना भी लोगों में थोड़ा उमड़ रही थी। इसके अलावा लोग पढ़े लिखे हो रहे थे, तब वो डायरेक्ट गवर्नमेंट सेक्टर में भी जाना चाहते थे। तो ICS का एग्ज़ाम अगर इंडिया में कंडक्ट होगा तो कंपेयर टू ब्रिटेन जाने के इंडिया में रह के ज़्यादा लोग एग्ज़ाम में कंडक्ट होंगे और पार्टिसिपेट करेंगे। तो इसके लिए थोड़ा सा ब्रिटेन के साथ साथ, लंदन के साथ साथ भारत में भी ICS एग्ज़ाम करना शुरू कर दिया था। इसके अलावा अगर देखें तो विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि कर दी गई थी। बजट पर प्रश्न अलाउ कर दिए गए थे, लेकिन सप्लीमेंट्री क्वेश्चन यानी कि पूरक प्रश्न अलाउ नहीं किया गया था। मत विभाजन का अधिकार भी नहीं दिया गया था। इसके अलावा अगर देखें तो केंद्र और प्रांतों में जो विधान परिषद हैं, उसमें गैर सरकारी सदस्यों की संख्या थोड़ी सी इंक्रीज कर दी गई थी। हालांकि बहुमत अभी भी सरकारी सदस्यों के पास थी। और एक बात और कहा गया था कि 2/5 सदस्य जो हैं वो गैर सरकारी सदस्य होना अनिवार्य हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो इसमें अतिरिक्त सदस्यों की संख्या जो बढ़ाई गई थी, अब वो कम से कम 10 और अधिक से अधिक 16 थी, जिसे बाद में 60 कर दिया गया था 1909 के एक्ट के द्वारा। तो इसमें इससे ज़्यादा कुछ खास इंपॉर्टेंट इतना है नहीं, तो इसलिए मैंने इसको एक अलग से कवर नहीं किया। तो धन्यवाद इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। और हाँ, मैं आपसे लास्ट में ये कहना चाहता हूँ कि वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करिए यदि आपको अच्छा लग रहा है तो। अदरवाइज़ आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, या फिर अगर आपका कोई ओपिनियन हो तो कमेंट में ज़रूर पूछें। और हाँ, अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप उसे पूछ सकते हैं, हम उसे ज़रूर 1 से 2 घंटे के अंदर या फिर नेक्स्ट वीडियो में हम उसे कवर कर लेंगे, उसको आपके उस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर देंगे। धन्यवाद।